और क्या फ़वाइद हासिल होंगे तलबा को, इस पर सब पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मौजू है, ख़ासतौर पे हमारे तलबा के लिए और उनके वालिदैन के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एफिक पाकिस्तान, कन्वीनर फॉरेन एजुकेशन कमीशन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी इनका ताल्लुक़ है। और सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे सैयद अजीम अली साहब। अजीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो ये मसला तो बहुत से तलबा का है, क्योंकि अब जिसको मौका नहीं मिला शायद वही अभी तक पाकिस्तान में है, और सभी इस कोशिश में है कि उनको बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल के लिए जहाँ पे भी मौका मिल जाए उसको अवेल किया जा सके, लेकिन जो एजेंट्स हैं उनको सही तरह से गाइड नहीं करते। तो एफिक पाकिस्तान के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है हमारे तलबा को। एफिक पाकिस्तान एक्चुअली 2006 से इस जो स्टूडेंट एसोसिएशन से रिलेटेड जो कंसल्टेंट्स हैं उनको रेगुलेट कर रही है। हम लोग रेगुलेट ऐसे करते हैं कि हम लोग जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनकी कुछ चेक्स हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हम पहले वेरीफाई करते हैं और फिर हम लोग उनको अपना मेंबर्स बनाते हैं। तो उसमें बहुत से जो ऐसे लोग जो कल्प्रिट्स हैं, जो कंसल्टेंट के नाम पे बेसिकली एक ब्लैक शीप्स हैं, तो उन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग उनको मार्केट से दूर रखते हैं और हमारी एक जो एथिकली वर्क करने के एक स्टैंडर्ड जो सेट हैं, हम लोग उस क्राइटेरिया के ऊपर जो सा है वो एक कंसल्टेंट को अपना मेंबर बनाते हैं ताकि वो स्टूडेंट को जो एक्चुअल और ट्रांसपेरेंट गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी के क्या समरात हैं और ज़रूरी क्यों है ये इंडस्ट्री? क्योंकि अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई करना है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी ने जाना है, तो वो ख़ुद क्यों नहीं अप्लाई कर सकता? कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक तो वही बात कि वैलिड बंदा है या नहीं, ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एफिक काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी ऐसे एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो ये ज़रूरी क्यों है ये शोबा इतना? खुद से आप ज़ाती तौर पर क्यों नहीं कर सकते? देखिए, पूरी दुनिया में इस फील्ड को बहुत सराहा जाता है। इवन के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके, यूएसए बाकायदा यहाँ पे जो उनसे कंसल्टेंट्स हैं उनको लाइसेंस इशू होता है और फिर वो अंडर द उस लाइसेंस फ्रेमवर्क के तहत वो काम करते हैं। इसमें देखिए, अगर आपने एक टूर भी प्लान करना है तो आपको टूर गाइड चाहिए होता है एग्जैक्ट मुकाम पे जो आपको लेके चला जाता है। इसी तरह जो कंसल्टेंट है उसका भी यही रोल है कि स्टूडेंट्स को वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके रिगार्डिंग एडमिशन के, रिगार्डिंग प्रोग्राम के और रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स के। स्टूडेंट समटाइम्स स्कॉलरशिप का उसको पता नहीं होता, वो उसका एक माइंड में होता है कि उसने बाहर जाना है स्टडी अब्रॉड करने के लिए, हाई डिग्री वो करनी है, लेकिन उसको स्कॉलरशिप का आइडिया ही नहीं होता। तो हम लोग तो उसको ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो इवन के सम टाइम 100% तक स्कॉलरशिप विद स्टाइपेंड भी उनको मिल जाता है। तो हमारी गाइडेंस जो सी है वो स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करते हैं, सिर्फ एडमिशन की हद तक नहीं, उसके स्कॉलरशिप और फिर वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा अजीम भाई, फॉरेन कंसल्टेंट जो एजेंट्स हैं उनको अब हुकूमत पाकिस्तान रेगुलेट करने जा रही है। एक तो ये कि इसको रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है, फिर आपकी भी कुछ मुतल्लिका इदारों से मुलाकात हुई है, उसका अहवाल भी बताएगा कि वो कितनी साज़गार रही। देखिए, गवर्नमेंट को ये काम मेरे ख्याल में कोई 25-30 साल पहले कर लेना चाहिए था। उसमें हम लोग काफ़ी जो हमारे चेहरे पे दाग लग चुका है, ये जो फेक कंसल्टेंट है जो स्टूडेंट्स को बदनामी इलीगल, जी बिल्कुल इलीगल तरीके से लेके जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी जो एम्बेसीज हैं उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं, जो ये घूस, बेसिकली इनको कंसल्टेंट कहना चाहिए, ऑफिस नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट को रिक्रूट कहाँ से करते हैं? घरों से रिक्रूट करते हैं। इनके ऑफिस कोई नहीं होते, घरों से रिक्रूट करते हैं और फिर स्टूडेंट को एक ट्रैप किया जाता है और फिर उनको अप्लाई करते हैं। उसमें स्टूडेंट का पैसा भी ज़ाया होता है, उनकी एप्लीकेशंस भी रिफ्यूज़ हो जाती हैं। इलीगल वेज भी तो यूज़ किए जाते हैं। जी, इलीगल वेज तो देखिए उसमें तो बहुत ज़्यादा हमारे इदारों की भी नाकामी है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई बॉर्डर ही क्रॉस करके जाते हैं ना। तो ये हमारे इदारों को उस मैकेनिज़्म को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब जो गवर्नमेंट इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आ रही है, उसमें हम लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। हम लोगों ने जो अपना एक फ्रेमवर्क है उनको वो भी बना के दिया कि आप जो एक राइट पर्सन है आप उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कि उनके पास यूनिवर्सिटी के एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे वो स्टूडेंट प्लेस कर रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान में एक जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है
FBR का वो मेंबर है, टैक्स पेयर है, और जिस कंट्री में वो काम करने जा रहा है आइदर वो खुद भी उसके पास उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो हम लोग उसको रेगुलेट ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट को उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा, जो एफिक है ये अजीम साहब गवर्नमेंट से कोई इल्हाक शुदा इदारा है या फिर आप इंडिविजुअली इसको प्राइवेटली लेकर चल रहे हैं और आपके साथ रजिस्टर्ड जो कंसल्टेंट हैं वो आपके साथ मौजूद हैं, जो वेरीफाइड कंसल्टेंट हैं, या फिर ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चल रहा है? ये भी थोड़ा सा गाइड कर। अच्छा, ये तो एक टोटल प्राइवेट इदारा है, प्राइवेट है, और इसमें हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन कोई 6000 प्लस हैं। इसमें हमारे जो ऑल ओवर पाकिस्तान और ऑल ओवर पाकिस्तान, इसमें जो रजिस्टर्ड हमारे मेंबर है जो हमें फ़ीस भी पे करते हैं वो तकरीबन 1100 प्लस हैं। लेकिन इसमें जो ओवरऑल जो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान में कुछ आपको पता है कि कोविड के अरसे में कोविड के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस लोगों के, जैसे ये प्रॉपर्टी के बिज़नेस थे वो भी बंद हो गए, तो काफ़ी प्रॉपर्टी एडवाइज़र जो उनसे थे वो अब स्टडी एडवाइज़र बन चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये अच्छी चीज़ है? देखिए, अच्छी चीज़ नहीं अच्छा, है, अच्छा नहीं इसको रेगुलेट नहीं ना कर रही गवर्नमेंट। पैराशूटर्स हैं जी, पैराशूटर्स है, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही तो कोई भी इस फील्ड को। अच्छा, इस रेगुलेशन की वजह से बाज़ जो एजेंट्स हैं उनको ये खदशा है कि शायद उनका कारोबार इससे मुतासर होगा, आप इसको सेकंड करेंगे या ये तासुर गलत है? साथ में ये भी बताएगा कि तलबा और वालिदैन को इस रेगुलेशन से जो गवर्नमेंट करने जा रही है उनको कितना फ़ायदा होगा इससे? देखें, इसमें तो 100% फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो इसमें कोई नहीं है। देखिए, एक तो आपको ट्रांसपेरेंटी आ जाएगी आपके अंदर, और आप सिर्फ एक लिस्ट के मुताबिक जो कंसल्टेंट है वो पाकिस्तान में काम कर सकेगा जिसके पास ऑथराइज्ड लाइसेंस होगा। लाइसेंस के बगैर काम नहीं कर सकेंगे, तो लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों की पहले वेरिफिकेशन होगी। उस जो गवर्नमेंट ने जो अपने पैरामीटर्स बनाए हैं उसके अंदर 3-4 इदारों से आपने पहले अपनी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद आपको वो लाइसेंस मिलेगा। फिर उसकी एक सर्टन अमाउंट रखी गई है, वो जो सर्टन अमाउंट है वो एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर डिस्कस हम लोग गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा है। वो कितनी है? वो अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख उन्होंने उस जो इंट्रोडक्शन वो जो पेमेंट है वो दी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में देखिए ना, एक बिजनेस कोई करना चाहता है तो 50 लाख उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं और वो पहले 50 लाख लेकर आए और वो फिर अपना बिजनेस करे, जबकि कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। और ये डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों के लिए भी हैं जो प्रोफेशनल हैं, लेकिन पेमेंट क्योंकि ज़्यादा है, या फिर ये उन लोगों के लिए आसानी है जो पेमेंट दे के ऐसा काम करना चाहते हैं तो वो पेमेंट दे के कर सकते हैं। अच्छा अजीम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह के पैराशूटर्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जो कि आवाम के लिए बड़ा नुकसानदेह हैं, बच्चों का पैसा भी जाता है, उनका जो करियर है वो स्टेक पर लगा हुआ होता है, साल भी उनका ज़ाया हो जाता है। अगर आपसे कोई रब्ता करता है, एफिक पे कोई रब्ता करता है पाकिस्तान और ओवर पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी मकाम पर किसी भी शहर के अंदर, और आपके रजिस्टर्ड जो कंसल्टेंट हैं उनके साथ जुड़ जाता है, अगर किसी किस्म का उस बच्चे के साथ या उस फैमिली के साथ कोई मिसहैप होता है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिक लेता है? और उनको पे बैक गारंटी भी दी जाती है कि अगर नहीं आपका हो सकता तो फिर हम आपको वापसी पे भी करेंगे, या फिर जो पैसा उसने लगा दिया वो डूब जाएगा और इसकी गारंटी एफिक भी नहीं देता जिस तरह बाकी दीगर कंसल्टेंट नहीं देते हैं? अच्छा नहीं, एफिक का देखें ऐसा कोई रोल तो नहीं, क्योंकि एफिक कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं हम लोग उनका जो क्राइटेरिया है वो ऐसा सेट किया हुआ है कि ये लोग कम से कम जो स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ीस है ना ये खुद नहीं ले सकते। स्टूडेंट अपनी ट्यूशन फ़ीस खुद यूनिवर्सिटीज़ में डिपॉजिट करवाता है। जो एफिक का मेंबर है उसके जो कंसल्टेंसी फ़ीस है सिर्फ वो वही लेने का लायबल है। और तो कितनी कंसल्टेंसी फ़ीस रखी हुई है? स्टूडेंट कंसल्टेंसी फ़ीस जो सी है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, लेकिन ये 10,000 से 25,000 के बिटवीन होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बीच में हमने देखा कि कंसल्टेंट साथ में आपको फेक किस्म की वो ट्रांजैक्शंस भी बना कर देता है, फिर साथ ही साथ आपकी जो रिहाइश का बंदोबस्त है वो भी फेक करवा देता है, साथ में आपकी जो सीट वगैरह करवानी होती है रिजर्वेशन का वो भी खुद ही करवा देता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये जो पैराशूटर्स हैं ना, ये पैराशूटर्स ये काम करते हैं, कंसल्टेंट ये काम नहीं करता। क्योंकि कंसल्टेंट के पास तो देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको एक बड़ी हैंडसम अमाउंट जो उनकी कमीशन की सूरत में मिलती है, तो उसको ये बुकिंग करवाना और ये ट्रांजैक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैरामीटर्स हैं, बहुत से फाइनेंसर हैं जो मैंने आप जैसा को पहले बताया कि प्रॉपर्टी डीलर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगा तो उन्होंने ये ट्रांजैक्शन वाले काम करने शुरू किए। लॉयर्स भी अब तो इसमें, लॉयर तो चले एक, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इदारा है और उनके पास अपना एक लाइसेंस है लॉ का, तो वो तो इसको वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जिनका इस फील्ड से कोई, उनको डिस्करेज करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में फॉरेन एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप क्या चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं या आपको समझते हैं कि उनके लिए मुश्किलात हैं, और आने वाले 5 सालों में इस इंडस्ट्री को आप कहाँ जाता देख रहे हैं?
देखिए पाकिस्तान में अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हमारी जो ये फ्रेमवर्क है ये नहीं है। उसकी वजह से हम लोग भी एज अ एसोसिएशन हम लोग जब किसी एम्बेसी से या किसी कंट्री से हम लोग कहते हैं कि यार आप लोगों ने इतना कोटा जो सा है वो स्कॉलरशिप का आप इंडिया को दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं, पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आपके फॉरेन मिनिस्टर इसमें बात करें, आप लोग क्यों कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इसमें वर्क नहीं करती। तो जब इस चीज़ को ये मैसेज आपका डार साहब के लिए जी, उनके लिए भी और उससे पहले जो आए थे उनके लिए भी और जो अब आएगा उनके लिए भी है। सही है, सही। और अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं अगर इस पे काम? अगले 5 सालों में देखिए ये इंडस्ट्री में आप देखें अगर 2 लाख बच्चा हर साल पास होता है ना इंटरमीडिएट में, तो आप कहें कि 70% बच्चे का ये ख्वाब है कि वो फ़ॉरेन एजुकेशन अब्रॉड से अच्छी उसमें यूनिवर्सिटीज़ में हासिल करें। तो उसके लिए तो ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। आपको मैं बताऊं कि देखें हर साल जो एक पाकिस्तान से जो फ़ॉरेन रेमिटेंस आती है उसमें जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो स्टूडेंट्स का है कि स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और फिर वो जो अपना रेमिटेंस है वो पाकिस्तान भिजवाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अजीम साहब, कौन से बच्चों के लिए मौके किस ममालिक में मुल्क में ज़्यादा हैं एजुकेशन के लिए और जिनको साथ में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है? क्राइटेरिया क्या होता है अगर स्कॉलरशिप कोई बच्चा हासिल करना चाहता है? बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे इस वक्त, तो उनकी रहनुमाई के लिए। अच्छा, जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है ना तो हर कंट्री का मुख्तलिफ है, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास स्कॉलरशिप जो 100% स्कॉलरशिप होती है वो बहुत कम होती हैं। लेकिन क्योंकि एक अट्रैक्शन है ये चारों कंट्रीज़ जो हैं बेसिकली ये कमर्शियल एजुकेशन अपनी सेल कर रही हैं, तो इसलिए ये अट्रैक्शन के लिए उन्होंने 20 to 30% स्कॉलरशिप रखी हुई होती है। लेकिन जो एक्चुअल स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो चाइना से, आपको तुर्की से, आपको मलेशिया से, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको 100%, जैसे जर्मनी है, जैसे ऑस्ट्रिया है, इटली है, ये आपको 100% स्कॉलरशिप देती हैं। और क्राइटेरिया इसमें डेफिनेटली आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए और आइल्स का क्राइटेरिया है, आइल्स आपके पास 6% हो तो आपको फिर स्कॉलरशिप मिल जाए। लास्ट में हम चाहेंगे कि 2 सेक्टर्स में मैसेजेस आपके जाने चाहिए क्योंकि आप इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, आपका इस पे तजुर्बा भी है। एक तो ये कंसल्टेंट्स जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए, और जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं या करने के लिए जाना चाहते हैं, उन दोनों के लिए आपका मैसेज क्या है? सबसे पहले तो तलबा के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप जब भी किसी कंसल्टेंट को चूज़ करते हैं तो आप सबसे पहले आप वो जिस कंट्री में आपको रिक्रूट करना चाह रहे हैं, जिस कंट्री यूनिवर्सिटी के लिए, उसका आपको एग्रीमेंट जो है उनसे वेरीफाई करना चाहिए और यूनिवर्सिटी की लिस्ट पर उस कंसल्टेंट का नाम रिसर्च करें उसके बारे में। बिल्कुल, उसका नाम भी अवेलेबल होता है कि ये जो कंपनी है ये उनसे ऑथराइज है या नहीं है। और जो कंसल्टेंट्स हैं इनके लिए तो ये मैसेज है कि अभी गवर्नमेंट जो ये फ्रेमवर्क लेकर आ रही है, रेगुलेशन कर रही है जी, उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें और उसके मुताबिक अपनी कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड करवाएं और अपने आप को FPR में टैक्स में रजिस्टर करवाएं, हमारी एसोसिएशन के मेंबर बने, जो सबसे पहले क्राइटेरिया है। और जो हमारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है जो हम लोग करवाते हैं तो वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लाजमी हासिल करें। बिल्कुल सही। और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है, कहीं पाकिस्तान पर उस तरह से पाकिस्तान के लिए बात नहीं होती है, पाकिस्तान के बच्चों के लिए बात नहीं होती है। तो आपको ये मुद्दा उन ममालिक के साथ उठाना होगा जहाँ पर स्कॉलरशिप इंडिया या दीगर ममालिक को दी जाती है, वहाँ पाकिस्तानी बच्चों को भी उसी तरह से एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए कि यहाँ पर भी बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ख्वाहिशमंद होते हैं जाने के। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद अजीम अली साहब मौजूद थे और बड़े ही मुफीद उन्होंने बातें की हैं।